हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 23 ऑफ मई के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट डे। तो आज का दिन तो वाकई में बहुत खास है क्योंकि आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार, आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, तो बुद्ध पूर्णिमा को हम बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं और जो फुल मून डे होता है वैसाख के मंथ का, तब हम बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। इस दिन एक नहीं पूरे 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। गौतम बुद्धा का जन्म मतलब इनकी बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी एंड एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति भी गौतम बुद्ध को आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति या एनलाइटमेंट के बारे में बात करते हैं तो बोध गया बिहार में एक बोधि ट्री है। बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। वो कौन सा राजा था जिसने बोधि ट्री को कटवाने का ऑर्डर दिया था या कटवा दिया था? ठीक है, उस राजा का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे महाबोधि टेम्पल जो कि यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है, ये भी आपको बोध गया बिहार में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे 1999 मतलब 1999 में यूनाइटेड ने इस दिन को डेजिग्नेट किया था क्योंकि लोगों को अवेयरनेस दिलाना है कि क्या कंट्रीब्यूट किया है गौतम बुद्धा ने इन द सोसाइटी, और गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको स्प्रेड करने के लिए 1999 में इस दिन को यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया था। डन। अब 23 ऑफ मई को एक और इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है विच इज वर्ल्ड टर्टल डे। 2000 से सिंस 2000 हम इस दिन को मनाते हैं। बेसिकली एक एनजीओ है जिसका नाम है अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू, इस दिन को सेलिब्रेट करती है। एंड थीम क्या है? लेट्स पार्टी। थीम क्या है? लेट्स पार्टी। आपको वर्ल्ड टर्टल डे की थीम देखने को मिल जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा करेंट अफेयर्स भी है। आप यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल द हिंदू का देख पा रहे होंगे जो कि 13 ऑफ फेब 2024 का आर्टिकल है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बैन्स फिशिंग विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द होप आइलैंड। तो होप आइलैंड कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में जो काकीनाडा कोस्ट है वहां पर आपको होप आइलैंड देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस कोस्ट में मतलब होप आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस में फिशिंग पे बैन लगा दिया क्योंकि ये समय होता है ब्रीडिंग का, ऑलिव रेडली टर्टल के ब्रीडिंग का, उनकी डेथ को रोका जा सके और वो प्रॉपरली वहां पे ब्रीड कर सके, इसलिए इस पर्टिकुलर जोन में कुछ समय के लिए बैन लगाया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट recently imposed a month-long ban on the fishing in the 5-kilometer radius of the Hope Island to prevent the death of olive ridley turtle of Kakinada coast. अब यहाँ पे ऑलिव रेडली टर्टल के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। जितने भी समुद्र में टर्टल पाए जाते हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एंड वन ऑफ द अमेंडेड अगर आपको कोई टर्टल देखने को मिलता है तो वो है ऑलिव रेडली टर्टल, are the smallest and most abundant of the all sea turtle found in the world. जनरली ये वार्म वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? आप देख पाएंगे इन्हें पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इनकी जो मतलब ब्रीडिंग का प्रोसेस होती है या जो नेस्टिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ही यूनिक होती है। जैसे कि किसी कोस्ट में बहुत सारी फीमेल ऑलिव रेडली टर्टल्स आते हैं और एक साथ कई सारे अंडे देकर यहाँ से जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बेसिकली एरीबेडा के नाम से जाना जाता है। तो एरीबेडा क्या है? एक नेस्टिंग प्रोसेस है जो कि ऑलिव रेडली टर्टल करते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में या फिर आप कह सकते हैं इंडिया में एक कोस्ट है या एक सेंचुरी है जिसका नाम है गहिरमाता मरीन सेंचुरी, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉलोनी है ब्रीडिंग एनिमल की, मतलब ऑलिव रेडली टर्टल की जो सबसे बड़ी ब्रीडिंग कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी पूरे वर्ल्ड में, वो है आपका गहिरमाता मरीन सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है। और ये क्वेश्चन सेवरल टाइम एग्जाम में बना है, तो आने वाले समय में वापस से बन सकता है, सो याद रखेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, तो उसमें आपको इन्हें शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा एंड IUCN की स्टेटस लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में जिसे रिसेंटली रिलीज किया गया है। क्या है ये? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ठीक है। बेसिकली कोई भी कंट्री
आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म के सेक्टर में कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी सस्टेनेबिलिटी है। तो ऐसे कई सारे 7 पिलर्स एंड 102 इंडिकेटर्स होते हैं, 17 पिलर एंड 102 इंडिकेटर्स होते हैं, जिसके आधार पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया का अगर रैंकिंग देखोगे तो 39th पोजीशन पे, 39वें स्थान पे इंडिया आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ 119 कंट्रीज। तो 119 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग 39th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो टॉप कौन सा है? तो टॉप है यूएसए, देन स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूएसए, स्पेन, जापान, फ्रांस ये सभी आपके टॉप कंट्री हैं। यूएसए का जो स्कोर है वो 5.24 आपको स्कोर देखने को मिलेगा। बेसिकली जो 102 इंडिकेटर या 17 पिलर्स हैं उसके आधार पर रैंकिंग की जाती है और स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग 1 से लेकर 7 तक होता है। 1 का मतलब होता है लोवेस्ट एंड 7 का मतलब होता है आपका हाईएस्ट। क्लियर? और इसके आधार पे आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यूएसए का जो स्कोर है वो 5.24 आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 39 तो है, बट इंडिया का स्कोर क्या है? तो इंडिया का स्कोर आपको 5.25 देखने को मिल जाएगा। कितना? 5.25 आप देखेंगे, ये इंडिया का स्कोर है एंड रैंकिंग है 39। अब हम अगर अपने नेबर्स के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में बात करें तो श्रीलंका 76 पोजीशन पे, पाकिस्तान 101 पे, नेपाल 105 पे एंड बांग्लादेश साउथ एशिया में सबसे जो वीक है, सबसे जो पीछे है वो कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरऑल इस इंडेक्स में बॉटम 3 कंट्रीज कौन सी हैं। तो बॉटम 3 कंट्रीज आपको कैमरून, सियारा लियोन एंड माली देखने को मिलेगी। माली की रैंकिंग आप देख सकते हैं 119 पोजीशन पे माली है और माली का जो स्कोर है वो 2.78 है और माली आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री देखने को मिल जाएगी। अब इस इंडेक्स के बारे में 2-4 बातें और कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सूरी इंग्लैंड, इनके साथ सहयोग से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। ये बाइनियल रिपोर्ट है। ठीक है, और इसको पहला एडिशन आप देखेंगे 2022 में रिलीज किया गया था। ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये इंडेक्स आता नहीं था, इसका नाम दूसरा था। पहले इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के नाम से पब्लिश करता था सिंस 2007 और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कर दिया गया है। अब बात करते हैं व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का फॉर्मेशन 1971 में एक जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे, क्लॉस श्वब। इन्होंने बेसिकली इसका फॉर्मेशन 1971 में किया था और एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, मतलब कई सारे गवर्नमेंटल बॉडी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर, बिजनेस कॉर्पोरेट्स, ये सभी लोग यहाँ पर आके जो ग्लोबल इश्यूज है उन पर डिस्कशन करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं एंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एवरी ईयर कई सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ये सभी की सभी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा रिलीज की जाती हैं। डन। चलिए अब एक अवार्ड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एटीडी। एटीडी मतलब एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड। बेसिकली अमेरिका की गवर्नमेंट 2003 से इस अवार्ड को देती है। कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है, लर्न करता है, कुछ नई चीजें डेवलप करता है, तो इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा सिंस 2003। और यहाँ पर एनटीपीसी को थर्ड नंबर का ये रैंकिंग दिया गया है। तो द पब्लिक सेक्टर कंपनी एनटीपीसी was awarded the 3rd rank in the world at the ATD West Award 2024। तो 3rd नंबर का अवार्ड किसको मिला है? 3rd रैंकिंग किसको मिली है? एनटीपीसी को मिली है। और पास्ट 8 ईयर में, लास्ट जो 8 साल है उसमें 7 टाइम एनटीपीसी को अवार्ड मिल चुका है। तो एनटीपीसी बिकम द ओनली पीएसयू टू रिसीव द अवार्ड 7 टाइम्स इन लास्ट 8 ईयर्स। तो 3rd नंबर का अवार्ड, 3rd नंबर की रैंकिंग किसको मिली है? एनटीपीसी को आपको देखने को मिलेगी। एनटीपीसी इंडिया का लार्जेस्ट कोल्ड बेस थर्मल पावर प्लांट है जो कि 1975 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी इसको सेटअप किया गया था। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है और हमारे देश की ये महारत्न कंपनी है। इसे महारत्न कंपनी का स्टेटस कब दिया गया? 2010 में दिया गया। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और एनटीपीसी जो है उसके कई सारे बहुत बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट इंडिया में रन हो रहे हैं, जैसे कि विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में है,
ठीक है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी आपको पता है 4760 मेगावाट। ये एनटीपीसी का सबसे बड़ा प्लांट है जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। डन। अच्छा, इनका एक टारगेट भी है। इनका टारगेट है कि हमें अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है 50%। कब तक? 2032 मतलब 2032 तक। ये इनका अपना एक टारगेट है। डन। चलिए, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फैसला आया है। क्या? सेंटर टेक्स अवे स्टेट पावर फॉर इशूइंग NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ये बात यहाँ पर आई है। एक्चुअली अभी क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों, जो भी हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या उनको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए NOC इशू कर देती थी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बट क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी पाई गई और इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में जो भारत के ड्रग्स हैं उन पर निगरानी इंक्रीज हो गई। ठीक है, स्क्रूटनी इंक्रीज हो गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब केवल और केवल एकमात्र हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन या एकमात्र ऐसी अथॉरिटी होगी जो कि NOC इशू करेगी, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट हैज बिकम द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर द न्यू ड्रग्स मीन फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, जो कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसका काम क्या होता है, जो मेडिकल डिवाइस हमारी कंट्री में रेडी हो रहे हैं उनको चेक करना, जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करना। इसके अलावा जो इम्पोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मेडिकल डिवाइस एंड ड्रग्स का, उस पर भी निगरानी रखने का काम ये बॉडी करती है और काम करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इस बॉडी के जो हेड होते हैं वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। और अभी प्रेजेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर है राजीव सिंह रघुवंशी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए, अब RBI की एक छोटी सी रिपोर्ट आई है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर एक टर्म पहले हम समझ लेते हैं जिससे इस न्यूज़ को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। डिविडेंड। डिविडेंड को अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम हिंदी में लाभांश के नाम से जानते हैं। लाभांश क्या होता है? कोई आपकी कंपनी है और उसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका लाभांश है या प्रॉफिट है। एक्चुअली कोई भी कंपनी जब बनाई जाती है तो उसमें कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट? और कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का शेयर इन अलग अलग शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। बेसिकली कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एवरी ईयर एक मीटिंग होती है। उसमें देखा जाता है कि पूरे साल भर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसको 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि ये जो 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड है या प्रॉफिट है वो हमें अपने शेयर होल्डर्स को कितना देना है और कितना फंड हमें इस्तेमाल करना है अपनी कंपनी को और ग्रोथ कराने के लिए। ये सब फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर भी जो हमारा RBI का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी मीटिंग मुंबई में हुई थी। ये आपकी 608 मतलब 608 नंबर की मीटिंग थी। ठीक है, मुंबई में। और जिसको लीड कौन कर रहे थे, हेड कौन कर रहे थे? हमारे RBI के गवर्नर, जो कि शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के गवर्नर। और उसमें यहाँ पे बोला गया कि RBI 2.11 लाख करोड़ रुपीस डिविडेंड देगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर 23-24। और ये अभी तक का हाईएस्ट है। इतना ज्यादा लाभांश, इतना ज्यादा डिविडेंड कभी भी RBI ने सेंट्रल बैंक को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द हाईएस्ट एवर डिविडेंड पे आउट ऑफ 2.11 लाख करोड़ रुपीस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 23-24, जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करेगा इनके फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने में, मतलब राजकोषीय घाटा को मैनेज करने में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 141%, 141% का आपको जंप देखने को मिलेगा। मतलब जब लास्ट टाइम 2022-23 में जब RBI ने, सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो डिविडेंड दिया था वो लगभग 87,000 करोड़ था। और इस बार आप देख सकते हैं 2.11 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि 141% ज़्यादा है। डन, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं अभी तक का हाईएस्ट। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर FY24 में सबसे ज़्यादा डिविडेंड है। लोवेस्ट कब था? जब इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत गड़बड़ थी हमारी कंट्री की, मतलब कोविड के समय। कोविड के समय आप देखेंगे केवल 30,000 करोड़ रुपए ही डिविडेंड RBI ने सेंट्रल बैंक को दिया था। डन, इतनी चीज़ें। ओके, तो आपको ये डेटा याद रखना है 2.11 लाख करोड़ रुपीस का। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे।
कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, इंडियन आर्मी गेट्स AK-203 राइफल। आप लोगों ने AK-47 के बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। ये भी आपकी AK-203 राइफल है जो कि रशिया की टेक्नोलॉजी से हमने डेवलप की है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ 27,000 यूनिट ऑफ रशियन AK-203 असॉल्ट राइफल। एक्चुअली 2021 या 2021 में एक एग्रीमेंट साइन होता है इंडियन गवर्नमेंट एंड रशियन गवर्नमेंट के बीच में, और डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे जो रशिया की ये AK-203 राइफल्स है, ये 6.1 लाख राइफल्स को बनाया जाएगा। और इसके लिए रशियन गवर्नमेंट क्या करेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, और इसकी मैन्युफैक्चर कहाँ होगा, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन द इंडिया एंड रशिया इन जुलाई 2021, over 6.1 lakh AK-203 assault rifle are to be manufactured in India with technology transfer from Russia। इसके लिए अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होगी। तो यहाँ पर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी, कहाँ पर, कोरबा इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश एट कोरबा इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कोरबा में इस यूनिट को सेटअप किया गया, ठीक है, 2019 में, फॉर दिस पर्पस कि ये AK-203 असॉल्ट राइफल को रेडी करेगी। अभी जो यूनिट तैयार की है इसको देखेगा कौन, मैनेज कौन करेगा, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसका नाम हमने चेंज करके एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड कर दिया है, ठीक है। अभी भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो केवल 25% है। हमारा जो प्रोडक्शन का टारगेट है कि 2 सालों में हम 70% अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेंगे इंडिजीनियसली, ठीक है, डन। नेक्स्ट, टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड। टोक्यो मतलब जापान की बात हो रही है, तो यहाँ पे टोक्यो ने मतलब जापान ने एक आटाकामा ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट की है। आटाकामा क्या है? आटाकामा एक डेजर्ट है जो कि आपको चिली में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड। ये जो ऑब्जर्वेटरी रेडी की गई है ना, ये 18,500 फीट की हाइट पर है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बन गई है। It is now the highest astronomical observatory which is in altitude of 18,500 feet in the world. Actually already एक जो existing ऑब्जर्वेटरी थी आटाकामा में, जिसका नाम था आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, और ये 16,500 फीट की हाइट पे थी, और इसको भी इसके ऊपर भी पहुंच चुके हैं हम। और यहाँ पे टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18,500 फीट की हाइट पर है। कहाँ पर है ये? आटाकामा डेजर्ट, जो कि चिली में है, और यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट चेजनेंटर। यहाँ पर इस माउंटेन में आपको ये ऑब्जर्वेटरी देखने को मिल जाएगी। ये जो माउंट है ये आपको एंडीज पर्वतमाला और आटाकामा डेजर्ट के बीच में लोकेट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अगर हम ये आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में ये जो पूरी रेंज है ना, ये आपकी पूरी रेंज एंडीज माउंटेन कहलाती है, और इसी में आपको ये चेजनेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आटाकामा डेजर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आटाकामा डेजर्ट खाली रहता है, शुष्क एरिया है, ड्राई एरिया है, पॉपुलेशन है नहीं, पॉल्यूशन है नहीं, तो और ऊपर से हाई एल्टीट्यूड पे है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है और क्लियर स्काई होता है। तो आपको अगर कॉस्मोस स्टडी करनी है तो बेस्ट प्लेस होता है अपनी ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने के लिए। इसलिए आटाकामा डेजर्ट में आपको ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 6.5 मीटर का टेलीस्कोप इसमें इस्तेमाल किया गया है, और 2 इंपॉर्टेंट साइंस इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? एक है आपका SWIMS, मतलब साइमल्टेनियस कलर वाइड फील्ड इंफ्रा मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ। नाम याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हुई हैं उसको स्टडी करेगा। दूसरा है आपका मिड इंफ्रारेड मल्टी फील्ड इमेजर ऑफ गेजिंग एट द अननोन यूनिवर्स। ये हमारे जो प्लैनेट फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ऑरिजिन कैसे हुआ है, उसकी स्टडी करेगा। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए बस बता दिया कि 2 इंस्ट्रूमेंट इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक। हाँ, अब इस मैप को देख लेते हैं। ये है चिली, जिसकी कैपिटल सेंटियागो है। आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आटाकामा डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड, और ईस्टर आइलैंड भी आपको चिली का ही पार्ट है,
याद रखना है। ठीक है, अगर इस मैप को थोड़ा सा और आप स्टडी कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो पूरी रेंज दिख रही है यही आपकी एंडीज माउंटेन रेंज है और यहाँ पर ये आपको आटाकामा डेजर्ट चिली में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है, जो ग्रास लैंड पाया जाता है उसको पंपास कहा जाता है। पंपास में आपको अल्फा अल्फा नाम की एक ग्रास या घास देखने को मिलती है। अमेज़न रिवर आपको पता है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में। डन। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंडिया की भी कुछ ऑब्जर्वेटरीज हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक हैनले ऑब्जर्वेटरी विच इज इन लद्दाख। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले कहाँ पर है? लद्दाख में है। फिर आपका कोदई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। एंड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। अगर हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं तो आपको मोना किया ऑब्जर्वेटरी मिलेगी हवाई आइलैंड यूएसए में। फिर किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी आपको एरिजोना यूएसए में देखने को मिलेगी। माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर मिलेगी? कैलिफोर्निया यूएसए में। और एक ऑब्जर्वेटरी पे काम चल रहा है जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में डिप्लॉय की जाएगी। ठीक है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन मतलब इस ऑब्जर्वेटरी को रेडी करने के पीछे यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली, जर्मनी सब इन्वॉल्व है इसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी अभी तैयार हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट है एलॉन मस्क, स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। क्यों है न्यूज में? एलॉन मस्क लॉन्च स्टारलिंक इन इंडोनेशिया। रिसेंटली एलॉन मस्क ने इंडोनेशिया बाली में स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द इंटरनेट एक्सेस। तो ये 17,000 जो इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं उनको कवरेज प्रोवाइड करेगा, लो कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में इंटरनेट और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हेल्थ केयर फैसिलिटी और एजुकेशन सेक्टर में किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है एलॉन मस्क का या स्पेस एक्स का 2019 में आया था, जो कि लो लेटेंसी इंटरनेट प्रोवाइड करता है, मतलब जो डिले होता है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन लाइव मैच से देखते हैं तो लाइव मैच लाइव कुछ होता नहीं, उसमें 1 to 2 सेकेंड्स का डिले होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? लेटेंसी के नाम से जानते हैं। तो स्पेस एक्स का ये जो प्रोजेक्ट है वो 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, मकसद क्या हुआ कि लो कॉस्ट आपको यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है पूरे वर्ल्ड में। 350 से लेकर 1200 किलोमीटर की ऑर्बिट में, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में कई सारे सैटेलाइट यहाँ पर अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एस्ट्राजेनेका। ये वही एस्ट्राजेनेका है जिसने कोविशील्ड बनाया था विद सीरम इंस्टीट्यूट, जो अभी चर्चा में था। एस्ट्राजेनेका इन्वेस्ट $1.5 बिलियन इन सिंगापुर। तो एस्ट्राजेनेका $1.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है सिंगापुर में। किस लिए? एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर करेगी एंड कैंसर ट्रीटमेंट के इलाज के डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है, तो एस्ट्राजेनेका, अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, अनाउंस्ड प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द सिंगापुर विथ फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स, मतलब जो कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद करेगा। कंस्ट्रक्शन इसका 2024 में स्टार्ट होगा और कमर्शियल जो ऑपरेशन है वो 2029 में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्राजेनेका का हेडक्वार्टर आपको यूके, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिल जाएगा। लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले पर्सन है डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। इन्हें रिसेंटली ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस बॉडी का चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स बनाया गया है। बस नाम याद रख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है नहीं। वेदांता एल्यूमिनियम ने अपना जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है वो जॉन सेल्वन को किया है। वहीं जो हमारे फॉर्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन, उन्होंने इमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। तो ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन May 2024 अ नोटेबल माउंटेनियर सिरबाज खान स्केल्ड माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। इन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए बिना माउंट एवरेस्ट पे समिट की है, जिनका नाम है सिरवाज खान। किस कंट्री से हैं? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से हैं। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वॉज रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आज ही पढ़ा है हमने, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी। नाम है दीप्ति जीवन जी।
इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 400 मीटर रेस में और 55 सेकंड में आई थिंक इस रेस को कंप्लीट किया है। आंसर है गोल्ड मेडल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली presented a search report on the air pollution and health effect in the North India। तो नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से पर्टिकुलेटेड मैटर मतलब पीएम की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण किस तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है और ये मेन रीजन क्या है पीएम कंसंट्रेशन का, उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। पूछा जा रहा है किस आईआईटी ने, तो आईआईटी जोधपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट, Airbus Helicopter has signed an MOU with which organization to finance the purchase of Airbus Helicopter in India। तो Airbus हेलीकॉप्टर को परचेस करने के लिए फाइनेंस कौन प्रोवाइड करने वाला है, आंसर हो जाएगा सिडबी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब हमारा जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये हमें फाइनेंस करेगा एयरबस हेलीकॉप्टर को प्रोक्योर करने के लिए। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्री हैज रिसेंटली ग्रांटेड कंट्री स्टेटस टू द पैलेस्टाइन। तो जो पैलेस्तीन या आप देखते हैं फिलिस्तीन, अभी वॉर चल रही है इजराइल एंड पैलेस्तीन की, तो यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं है पहले देश नहीं है, कई सारे देश लगभग 140 देश हैं जो कि पैलेस्तीन को क्या मानते हैं, एक कंट्री एक डिफरेंट स्टेट मानते हैं, लेकिन बहुत सारे देश जो हैं वो इजराइल का ही पार्ट मानते हैं, इजराइल के डर से बोल सकते हो। पर फिलहाल अभी वॉर के समय नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्तीन को एज अ स्टेट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से कंट्री ने टॉप किया है। आप इंडिया का स्कोर और उस पर्टिकुलर कंट्री का स्कोर दोनों बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है और अभी तक एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो चुका है, जहाँ पर हमने मद्रास, मंगलोर एंड श्रीरंगपट्टनम की संधियों के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। एंड पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो टेक केयर एंड बाय बाय।